हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट फिजिक्स बाय हरीश सर। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स में अपना नेक्स्ट पार्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन, वो भी वन डायमेंशनल। अभी वन डायमेंशन होगा वर्टिकल मोशन। किसी बॉडी को छोड़ा गया, बॉडी ऐसे गिर रही है, ये किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका गया, बॉडी ऐसे ऊपर जा रही है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, इसी को बोलेंगे फ्री फॉल मोशन। ओके, तो आज हम लोगों का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन। तो समझते हैं कि फ्री फॉल मोशन है क्या एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो देखिए, ये फ्री फॉल मोशन है क्या कि जब किसी बॉडी को आप अर्थ के सरफेस के करीब, अर्थ के सरफेस के नजदीक किसी बॉडी को आप अगर छोड़ते हैं या ऐसे ड्रॉप करते हैं, तो बॉडी कहाँ जाती है? सीधा अर्थ के सरफेस पे जाती है। बॉडी कहाँ जाती है? सीधा अर्थ के सरफेस पे जाती है। ठीक है, और दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, जब किसी बॉडी को आप छोड़ते हैं तो बॉडी में मोशन होता है, और अगर किसी बॉडी में मोशन हो रहा है तो ये बॉडी में मोशन क्यों हो रहा है? किसी बॉडी को जब आप छोड़ते हैं तो बॉडी क्यों अर्थ के सरफेस पे आती है? क्योंकि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से खींचता है, और इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना बच्चे, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अर्थ अगर इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और इस बॉडी में अगर मोशन हो रहा है इस फोर्स की वजह से, तो जाहिर सी बात है एक एक्सेलरेशन जरूर आ जाएगा, और इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन है, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात समझ में आ गई? अर्थ है, अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए अर्थ है, आपका सेंटर है, और एक बॉडी जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये कहां गिरेगी? नीचे की तरफ गिरेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। किस फोर्स से खींच रहा है? एफ जी, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी से खींच रहा है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये अर्थ इस बॉडी को जब खींचेगा, और ये बॉडी मूव भी कर रही है, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी में क्या आ गया? मोशन आ गया। और इस बॉडी में अगर मोशन आ रहा है तो उसके बाद क्या आ जाता है? एक एक्सेलरेशन आ जाता है, और इसी एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है ये। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है ना? देखिए, so acceleration produced in a body by force of gravity is called acceleration due to gravity. It is represented by small g. इसको small g से रिप्रेजेंट करते हैं, small g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? इस स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। लेकिन ये इसकी वैल्यू किसमें होती है? जब हम मान लें कि देयर इज नो एयर पार्टिकल्स, कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है। व्हेन देयर इज नो एयर पार्टिकल्स देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस। अगर कोई भी एयर का रेसिस्टेंस नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को जब आप ऐसे छोड़ते हैं ना, तो बॉडी नीचे गिरती है, तो कुछ ना कुछ एयर का रेसिस्टेंस भी होता है, कुछ ना कुछ ड्रैग फोर्स भी होता है। हम यहाँ पे मान के चलते हैं देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस, देयर इज नो ड्रैग फोर्स। उस सिचुएशन पे, उस कंडीशन पे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई, इस बॉडी में जब मोशन होगा, तो इस बॉडी में मोशन हो रहा है, तो उसके मतलब इसके पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। और इस एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस के नियर, मतलब नियर द अर्थ सरफेस कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वो भी कंडीशन याद रखिएगा, व्हेन देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस, या फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, इट इज फाउंड दैट कि ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लीजिए कि आपका ये अर्थ है, और एक बॉडी है, मान लीजिए इसका मास है m1, और एक बहुत बड़ी बॉडी जिसका मास मान लेते हैं m2 है, और इन दोनों बॉडी को हम नीचे की तरफ सेम हाइट से फेंक रहे हैं, सेम हाइट से ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो जितना एक्सेलरेशन इस बॉडी में लगेगा उतना ही एक्सेलरेशन इस बॉडी में लगेगा। एक्सेलरेशन इन दो बॉडीज के शेप, साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता। फिर से सुनिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दो बॉडीज के मास पे, इनके शेप पर, इनके साइज पे डिपेंड नहीं करता। जितना एक्सेलरेशन इस बॉडी में लगेगा उतना ही एक्सेलरेशन इस बॉडी में लगेगा। कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस के एब्सेंस में ये चीज ट्रू है। ये चीज ट्रू कब है? जब देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस। हम मान के चले तो जितना एक्सेलरेशन इस बॉडी में लगेगा उतना ही एक्सेलरेशन इस बॉडी में लगेगा। मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर इस बॉडी पे लग रहा है, तो उतना ही एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस पे लगेगा। ठीक है ना? इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, एंड also it is irrespective or independent of the mass of the body. acceleration due to gravity बॉडी के मासेस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना? तो वही चीज यहां पे लिखी गई है।
it is found that the all bodies fall with the same acceleration near the surface of earth. अर्थ के सरफेस के नियर हर बॉडी सेम एक्सेलरेशन से गिरती है, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी टुवर्ड द अर्थ, अर्थ के करीब किसी बॉडी का जो मोशन होता है उसी फ्रॉम अ स्मॉल एल्टीट्यूड, देखिए ये एल्टीट्यूड आप एच देख रहे हैं, एच हाइट, ये हाइट मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, आर ई रेडियस है, अर्थ की रेडियस आर ई है। तो देखो ये हाइट अगर रेडियस से बहुत ही छोटा है, ये हाइट अगर रेडियस से बहुत ही छोटा है, इसका मतलब इस हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, कि कितनी एल्टीट्यूड से आपने दो बॉडी को गिराया है। तो अगर ये एल्टीट्यूड अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ गया कि मतलब अर्थ के सरफेस से स्मॉल एल्टीट्यूड पर अगर किसी बॉडी को हम छोड़ेंगे तो वो बॉडी अर्थ के सरफेस पे आएगी, और जब अर्थ के सरफेस पे आएगी तो स्मॉल एल्टीट्यूड से जब किसी बॉडी को छोड़ा जाता है तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। और फ्री फॉल का मतलब होता है कि जो एक्सेलरेशन बॉडी में आया है, जब बॉडी मोशन करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा, तो जब बॉडी एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगी वो किसके एक्सेलरेशन के बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। अब बात आती है ये स्मॉल जी की वैल्यू ये क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का चैप्टर आपका आगे का चैप्टर है, तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तब आपको बेहतर समझाएंगे कि स्मॉल जी क्या। अभी आप समझ लीजिए स्मॉल जी का मतलब है एक्सीलरेशन। क्या कौन सा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन। और ये जो एक्सीलरेशन होता है ना ये कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। और ये कांस्टेंट कब तक बना रहता है, जब तक किसी बॉडी का मोशन अर्थ के सरफेस के नियर है, मतलब अर्थ के सरफेस के नियर। जैसे देखो अर्थ के सरफेस के नियर हम किसी बॉडी को छोड़ रहे हैं ना, तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होगी। और अगर किसी बॉडी को अगर हम 50 किलोमीटर ऊपर ले जाएं, 50 किलोमीटर ऊपर ले जाएं, 50 किलोमीटर ऊपर ले जाके छोड़ेंगे तो उस सिचुएशन पे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस जी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, स्मॉल जी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट कहां तक बनी रहती है, अगर अर्थ के सरफेस के नियर स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है ना। लेकिन इस स्मॉल जी में वेरिएशन होता है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो आप समझ लीजिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी में होने क्या वाला है, मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी बॉडी का मोशन होने वाला है टुवर्ड द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की तरफ किसी बॉडी का मोशन होने वाला है। हम बॉडी को ऐसे छोड़ेंगे तो बॉडी नीचे गिरेगी, हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो बॉडी ऊपर जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर वहां पे बॉडी क्या करेगी, रुकेगी और फिर घूमकर वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। क्लियर होगी बात। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, फ्री फॉल मोशन का टॉपिक रहने वाला है। और हम सबसे पहले देखने वाले हैं अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का मैटर बहुत है, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं कि कब आपको प्लस लेना है, कब आपको माइनस लेना है, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं आगे की तरफ, बने रहिए। तो बेटे यहाँ पे हम दो तरह से बॉडी को फेंकने वाले हैं, जब बॉडी को हम वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे या फिर बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे या तो बॉडी वर्टिकली ऊपर जाएगी, वर्टिकली नीचे जाएगी। तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन, बॉडी का मोशन कैसा होगा, वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक है ना। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अर्थ सरफेस है और किसी बॉडी को हम वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो मान लीजिए एक बॉल है, इस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है इनिशियल स्पीड यू से। यू क्या है, इसकी इनिशियल स्पीड है। तो जब किसी बॉडी को इनिशियल स्पीड यू से हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो बॉडी क्या करेगी, ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, जाते 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 दोबारा वापस नीचे आएगी। तो यहाँ पर जाकर बॉडी क्या करेगी, अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर देगी, और बॉडी जैसे ही यहाँ तक जाएगी तो इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो बॉडी क्या करिए, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो बॉडी को जब आप यू स्पीड से फेंकेंगे तो बॉडी कहाँ तक जाएगी, किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो मान लीजिए कहाँ तक चली गई बॉडी, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स तक चली गई। यहाँ पे बॉडी की स्पीड जीरो हो जाती है, मतलब फाइनल स्पीड जीरो हो जाती है। याद रखिएगा कि जब किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यू स्पीड से आपने किसी बॉडी को फेंका, तो जैसी बॉडी ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद ये इसकी फाइनल स्पीड जीरो हो जाती है। जैसी फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी, अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देगी और फिर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगी। और जिस स्पीड से बॉडी को हम फेंकेंगे, जैसे ही बॉडी अर्थ के सरफेस पे आएगी उसकी स्पीड सेम ही रहेगी। मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी बॉडी को फेंका तो बॉडी ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। जब घूमकर वापस आएगी, जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे टच करेगी इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही रहेगी, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो एक बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड मोशन। इसे क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड मोशन। ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, बोले। और ये क्या है, ये है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली
डाउनवर्ड मोशन। तो आपको समझ में आ गया वर्टिकली अपवर्ड मोशन और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन क्या है। तो यहां से लेकर यहां तक है वर्टिकली अपवर्ड मोशन और यहां से लेकर यहां तक है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। हमें दोनों को हमें अच्छी तरह से क्या करना है, एनालिसिस करना है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये तो हो गया वर्टिकली अपवर्ड मोशन और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। मान लीजिए एक बॉडी, किसी बॉडी को हमने ऐसे यहां से छोड़ा यू स्पीड से। जब किसी बॉडी को हम यू स्पीड से फेंकेंगे तो बॉडी क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, धीरे धीरे आते 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 बॉडी कहां पे आ जाएगी, सरफेस पे आ जाएगी। बोलो क्लियर है ना। तो बॉडी को आपने यू स्पीड से फेंका और जैसी बॉडी अर्थ के सरफेस पे आ रही है, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड फाइनल स्पीड भी हो जाएगी, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बॉडी को अगर यहाँ पे आप अगर ड्रॉप करेंगे, इफ बॉडी ड्रॉप्स, अगर बॉडी को हम यहाँ पे u बराबर 0 कब लेंगे, इफ बॉडी ड्रॉप, इफ बॉडी ड्रॉप्स, अगर बॉडी ड्रॉप्स होती है, अगर बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो u को हम 0 कर देंगे, ठीक है ना। या बोल सकते हैं इफ बॉडी फॉल्स फ्रीली, बोली, और इफ बॉडी फॉल्स फ्रीली, अगर बोल दिया जाए बॉडी फॉल्स फ्रीली, ठीक है। तो मान लीजिए अगर बोला जाए इफ अ बॉडी ड्रॉप्स, किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया तो u बराबर 0 कर लेना, मतलब स्टार्टिंग स्पीड कितनी है, 0 है। या बॉडी फॉल्स फ्रीली तो u बराबर 0 कर देंगे, बॉडी धीरे धीरे नीचे आएगी, इसकी फाइनल स्पीड भी हो जाएगी, ठीक है। देखो बॉडी, अब समझो बॉडी का यहां से यहां तक जाना, अब इसको हटा देते हैं, है ना, अभी इसको यहां से हटा देते हैं, अभी इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल मोशन है, ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन है। तो कोई बॉडी जब यहां से लेकर यहां तक जाती है, अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाती है, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसलिए जितना समय लिया है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट। बॉडी का मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। अब इसमें देखिए, जब कोई बॉडी को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने में बॉडी ने जितना टाइम लिया है ना, अ टाइम ऑफ टेकन बाय बॉडी टू रीच द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हाइट h above the ground is called टाइम ऑफ डिसेंट। इसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक के समय को बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट और यहां से यहां तक के समय को बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये है वर्टिकली अपवर्ड मोशन और ये है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अब वर्टिकल मोशन में हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन अप्लाई करेंगे। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन क्या है, v = u + -at, s = ut + -half at स्क्वायर और v स्क्वायर = u स्क्वायर + -2as और s इन tth सेकंड में u + 1/2a 2t - 1 +-। ये चार इक्वेशन आपने काइनेमेटिक्स के पढ़े थे। ये चारों इक्वेशन काइनेमेटिक्स के वर्टिकल मोशन में अप्लाई होने वाले हैं। चारों इक्वेशन वर्टिकल मोशन में अप्लाई होंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो आपने इक्वेशन बनाया था ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बनाया था। तो जब आप वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे तो वर्टिकल मोशन में आप एक्सेलरेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज कर देंगे और s हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप हाइट में चेंज कर देंगे, h मैक्स में चेंज कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। एक्सेलरेशन को आप g में कन्वर्ट कर देंगे और s को आप h में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अब हम लोग एक एक मोशन को बहुत अच्छे तरीके से कंसीडर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये सारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो आप बस इतना समझिए कि जब आप किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकें, जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो सारी चीजों को आप किस में लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, सारी चीजों को आप पॉजिटिव लीजिएगा। मतलब h किस में होगा, पॉजिटिव ले लीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लीजिएगा। अगर किसी बॉडी का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन है, तो h को आप माइनस में ले लीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस में ले लीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी को माइनस में ले लीजिएगा। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका ग्राउंड फ्रेम, ये आपका क्या है, ग्राउंड फ्रेम है। तो ग्राउंड से जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो h को प्लस में लेना, v को प्लस में लेना, u को प्लस में लेना। और जब किसी बॉडी को हम ग्राउंड से नीचे की तरफ फेंकेंगे, ये ग्राउंड से बोल दो या एक रेफरेंस पॉइंट से बोल दो, यहां से बोल दो रेफरेंस पॉइंट, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से जब कोई किसी बॉडी का मोशन नीचे की तरफ होगा तो वहां पे h को माइनस में लेंगे, u को माइनस में और v को माइनस में लेंगे, ये याद रखिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन को हमेशा हम क्या लेंगे, -g लेंगे। एक्सेलरेशन को हमेशा क्या लेंगे, -g, चाहे बॉडी अपवर्ड मोशन करे और चाहे बॉडी डाउनवर्ड मोशन करे, याद रखिएगा, चाहे बॉडी अपवर्ड मोशन करे चाहे बॉडी डाउनवर्ड मोशन करे, हमेशा a को -g लेना ही लेना है, हमेशा लेना है। आंख बंद करके याद रखना कि एक्सेलरेशन को हमें -g लेना है,
चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए, लेकिन ये याद रखिएगा अगर बॉडी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है तो एच को प्लस मिलेंगे, वी को प्लस मिलेंगे, यू को प्लस मिलेंगे, और बॉडी अगर रेफरेंस पॉइंट से नीचे जा रही है तो एच को माइनस मिलेंगे, यू को माइनस मिलेंगे और वी को माइनस मिलेंगे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है तो आप बहुत आसानी से काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक मोशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्टिकली अपवर्ड मोशन, और वर्टिकली अपवर्ड मोशन में ढेर सारे हम लोग क्या बनाएंगे, केसेस बनाएंगे, है ना। उसके बाद वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन क्या है, बात समझ में आ गई कि जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसे बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड मोशन, और जब कोई बॉडी ऊपर से फेंकी जाएगी, किसी हाइट से फेंकी जाएगी अर्थ के सरफेस की तरफ, तो उसको बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक है ना। तो पहले पढ़ने वाले हैं वर्टिकली अपवर्ड मोशन, बने रहिए। देखो बेटा, अब वर्टिकली अपवर्ड मोशन देखने वाले हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है ना, ग्राउंड फ्रेम है, और यहां से हमने किसी भी एक बॉडी को जिसका मास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मास का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आपको पता है काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में मास कहीं नहीं आता, है ना, ठीक है। तो हमने मान लिया किसी बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका है इनिशियल स्पीड यू से, और यहाँ पे यू क्या है, यू है इनिशियल स्पीड, या इनिशियल वेलोसिटी, कुछ भी बोल लीजिए, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ना। तो बॉडी क्या होगी, जाएगी 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 जाएगी, और यहां पर जाकर बॉडी मान लीजिए क्या हो रही है, यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। भाई यहाँ पे बॉडी जाकर क्या होगी, रुककर अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देगी, भाई घूम कर आएगी, वापस नीचे आएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड मोशन को देख रहे हैं। तो बॉडी यहां से कहां चली गई, यहां तक चली गई, तो उसने कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया, मान लीजिए एच मैक्स। तो ठीक है, मान लेते हैं बॉडी को हमने इनिशियल स्पीड यू से फेंका और बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट तक गई, और मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और बॉडी का हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो बॉडी ने मैक्सिमम हाइट कवर कर ली है, और बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक जाने में जितना टाइम लिया है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो हमें मैक्सिमम हाइट देखना है, हमें टाइम ऑफ एसेंट देखना है, हमें सब कुछ देखना है। तो बेसिक बात आपको ये पता है कि बॉडी की स्पीड u है, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। अच्छा, बॉडी की स्पीड u है, तो बॉडी की स्पीड u प्लस में होगी कि माइनस में होगी, ये बताइए। क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो बॉडी की इनिशियल स्पीड हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ है। अच्छा, दूसरी चीज, एक्सेलरेशन को हमेशा क्या लेंगे, माइनस जी में ही कंसीडर करेंगे। तो चलिए इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन है v = u प्लस at, यही तो फॉर्मूला है। अब v कितना है यहाँ पे, 0, तो v 0 कर दीजिए। u कितना है यहाँ पे, प्लस, तो आप u को प्लस करिए, और एक्सेलरेशन को हमेशा माइनस मिलेंगे g, और t को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट ta। बोलो क्लियर है। तो उसको आप क्या कर देंगे, इसको आप टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे, तो टाइम ऑफ एसेंट बराबर हो जाएगा u/g। कितना आ जाएगा, u/g आ जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने आ गया, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब किसी बॉडी को यहां से लेकर यहां तक जाने में जितना समय लगता है उसे बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट ta। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी को हम ये भी कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं u = gta। बोलिए, है कि नहीं, u = gta। तो अगर आपको टाइम ऑफ एसेंट पता है तो आप बॉडी को किस इनिशियल स्पीड से फेंकें, किसकी फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, तो आप उसको इस स्पीड से फेंकेंगे, u = gta की स्पीड से फेंकेंगे। तो आप इसकी इनिशियल स्पीड भी निकाल सकते हैं, आप इसका टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन यूज किया, v = u + at। यहाँ पे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही थी, u हमारा पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन को हमेशा -g लेना है, और ta। तो यहाँ से आपने देखिए u = gta निकाल सकते हैं, और ta = u/g निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और इसे बोलेंगे इनिशियल स्पीड। इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल स्पीड बोलेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, यहां तक चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो गई हैं। अब सुनिए, बॉडी जब यहां से यहां तक जाती है तो उसने मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया, h मैक्स का मैक्सिमम हाइट कवर किया। तो हमें हाइट निकालना है कि किस हाइट तक बॉडी गई। ये कैसे निकालेंगे, बॉडी किस हाइट तक गई, हम इसको देखिए ऐसे निकालते हैं, किस हाइट तक बॉडी गई। तो आप काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन यूज करिए। काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। लेकिन अब आपको वर्टिकल मोशन देखना है, तो s किस में चेंज हो जाता है, h मैक्स में चेंज हो जाएगा, और u बराबर अभी आपको पता है gta, और ये क्या हो जाएगा, ta हो जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट है, ऊपर वाला मोशन है तो टाइम ऑफ एसेंट रखेंगे, और a हमेशा माइनस में होता है, -1/2g, और t की जगह क्या करेंगे, ta का स्क्वायर कर देंगे। भाई मैंने t की जगह पे ta का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि टाइम को तो बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यहां से लेकर यहां तक जाने में जो जितना समय लगता है इसको तो बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। बोली है कि नहीं,
टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। बस इसको हम किससे डिनोट करते हैं, TA से डिनोट करते हैं। तो मैंने T की जगह पे TA कर दिया है बस। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GTA का स्क्वायर माइनस 1/2 GTA का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 GTA का स्क्वायर इज इक्वल टू H max, इज इक्वल टू H max। बोलिए तो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा पार्टिकल, दिस मच द मैक्सिमम हाइट कवर बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल इतनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए आपके पास टाइम ऑफ एसेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्पीड है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें टाइम ऑफ एसेंट तो पता ही, u/g। इस टाइम ऑफ एसेंट को उठाकर हम यहां पुट कर सकते हैं, पुट करके देख लो तो आपको क्या मिलेगा, देखो H max इज इक्वल टू 1/2 G एज इट इज करना, G एज इट इज करना, और T A की जगह करना u/g का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है ना। तो G स्क्वायर से एक G कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2 क्या बचेगा, u स्क्वायर अपॉन G। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट का रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम हाइट का रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। पार्टिकल इतनी मैक्सिमम हाइट कवर कर सकता है। अब देखिए अगर आपको मान लीजिए u निकालना हो तो आप u निकाल सकते हो, तो 2g को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h max, मिलेगा कि नहीं। तो यहां से आप u निकाल सकते हैं, u बराबर अंडर रूट के अंदर 2g h max। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला देखिए, टाइम ऑफ एसेंट का आपके सामने आ गया और इनिशियल स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ये देखिए इनिशियल स्पीड का फॉर्मूला आप तब यूज करिएगा जब आपको टाइम ऑफ एसेंट पता होगा। अगर आपको टाइम ऑफ एसेंट पता है, जी तो आपको पता ही है 9.8 होता है। कभी-कभी न्यूमेरिकल्स में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे देता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जी तो आपको पता ही है। अगर टाइम ऑफ एसेंट आपको पता है तो आप यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको टाइम ऑफ एसेंट नहीं पता, आपको मैक्सिमम हाइट पता है, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। मैक्सिमम हाइट पता है, जी पता है, 2 पता है, स्क्वायर रूट करके आप यू निकाल लीजिएगा। तो इनिशियल स्पीड निकालने के दो फॉर्मूले आ गए। इनिशियल स्पीड निकालने के दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला ये आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखिए कितने फॉर्मूले आपके सामने आ गए, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले आपके आ गए। तो देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के दो फॉर्मूले, मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला एक तो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल स्पीड के टर्म्स में, और मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट के फॉर्म में निकालने, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है u/g, और इनिशियल स्पीड निकालने के दो फॉर्मूले, u बराबर gta और u बराबर अंडर रूट 2g h max। तो ये आपको रटिफिकेशन नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको बस न्यूटन्स के इक्वेशन मतलब सॉरी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन आपको याद रखना है बस। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, एंड tth टाइम में द डिस्टेंस कवर बाय द या डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इज u प्लस 1/2 a 2t - 1। बस ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी तो हम सारे केसेस को रखते जाएंगे और चीजों को फाइंड आउट करते जाएंगे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। तो टाइम ऑफ एसेंट बराबर है u/g, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, आसान है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग रफ कर दें, अब कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको रफ तो कर सकते हैं आराम से, बता दीजिए फटाफट इसको रफ कर दें। तो देखिए टाइम ऑफ जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन होगा तो इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। टाइम ऑफ एसेंट पूछा जा सकता है, इसको किस इनिशियल स्पीड से फेंका जाए पूछा जा सकता है, नेक्स्ट वाई जेड ये इनिशियल स्पीड पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, u = √2g h max। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने यही वाला है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बताएं। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं ये H max और टाइम ऑफ एसेंट के बीच में ग्राफ। मान लीजिए अगर आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए, H max और टाइम ऑफ एसेंट के बीच में ग्राफ पूछ लिया जाए, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, लाइक दिस, ये ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, याद रखिएगा यही ग्राफ बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो चीज बता रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब सुनो, अगर आपसे इनिशियल स्पीड और टाइम ऑफ एसेंट के बीच में ग्राफ पूछ लेगा तो आप कैसे बनाएंगे। अगर आपसे इनिशियल स्पीड और टाइम ऑफ एसेंट के बीच में ग्राफ पूछेगा तो आप कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ बन गया। बोलिए है कि नहीं, बताएं, क्लियर है। और ये देखिए आपके सामने एक चीज और बता दूं मैं, H max और u स्क्वायर, H max और u स्क्वायर। चलिए H max और इनिशियल स्पीड के बीच अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मान लीजिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं आपके सामने H max और इनिशियल स्पीड u के बीच ग्राफ बनाऊं, तो आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा। बहुत आराम से लगाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। u बराबर 1 करेंगे तो h की वैल्यू और तेजी से क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आप यहां पे देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में H max क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब H max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ u, u के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो u को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, h मैक्स तेजी से बढ़ेगा, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दिस, ये ग्राफ बनेगा। बोलिए है कि नहीं, बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखिए h मैक्स और u के बीच में ग्राफ बनाया आपने, h मैक्स और t के बीच में ग्राफ बनाया, u और t के बीच में आपने ग्राफ बनाया। होप सो कि यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरा उम्मीद है। क्लियर है? ओके, तो यहां से ग्राफ भी आप अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा। ओके, अब मैं आपसे पूछूं, बताइए एक्सीलरेशन और टाइम पीरियड की, टाइम ऑफ एसन के बीच में ग्राफ बनाइए। एक्सीलरेशन, अगर मैं आपसे कहूं बताइए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम ऑफ एसन के बीच में ग्राफ बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे भाई? आप एक्सीलरेशन और टाइम ऑफ एसन के बीच में ग्राफ आपको बनाना है, तो आप कहेंगे सर ग्राफ ये बनेगा, क्योंकि एक तो g की वैल्यू हमेशा माइनस में लेनी है, इसलिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और क्योंकि ये g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, इसलिए ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और एक बात आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये जो भी केस मैं बता रहा हूं, ये मैं सबसे पहले ये केस में बता रहा हूं, एक एजम्पशन आप जरूर से ले लीजिएगा। एजम्पशन ले लीजिएगा। एजम्पशन क्या है? इफ देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस, अगर मान लीजिए कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है, तब ये सारी चीजें हम निकाल पा रहे हैं। जितने भी फॉर्मूले आपने निकाले हैं, जितनी भी चीजें आपने फाइंड आउट करी हैं, तो जो भी चीजें आप कंसीडर करेंगे, तो आप एजम्पशन मान के चलेंगे व्हेन देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस। हम मान के चलते हैं कि एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, देयर इज नो ड्रैग फोर्स, तो उस केस में ये सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, उसी केस में ये सारे ग्राफ आपके वैलिड होंगे, अगर ये कंडीशन आप लेके चलेंगे तो। ठीक है ना? तो आपने पहले देखा वर्टिकली अपवर्ड मोशन, अब हम देखने वाले हैं वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। बने रहिए। चलिए, अब मान लेते हैं किसी बॉडी को हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं इनिशियल स्पीड u से, और बॉडी धीरे 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 नीचे जाएगी, नीचे जाते 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 अर्थ के सरफेस से पहुंचने से 1 सेकंड पहले इसकी स्पीड कितनी होगी? v। मान लेते हैं इसकी फाइनल स्पीड क्या है? अर्थ को टच करने से 1 सेकंड पहले इसकी स्पीड कितनी है? v। और बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक में कितना टाइम लिया है? t, टाइम ऑफ डिसेंट, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, इसको हम td से रिप्रेजेंट करते हैं। और बॉडी की ये हाइट कितनी है? लेट इट बी h मैक्स, इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चलिए, बॉडी को हमने इनिशियल स्पीड से फेंका, फाइनल स्पीड v है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। अब मान लेते हैं बॉडी को हमने फेंका है फ्रॉम रेस्ट से, मतलब बॉडी को हमने ड्रॉप किया है ना, या कह सकते हैं बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही है। अच्छा, तो याद रखिएगा, इफ बॉडी ड्रॉप्स फ्रीली, अगर बॉडी को हमने फ्रीली ड्रॉप किया, तो इस केस में इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। अगर किसी बॉडी को हम फ्री फॉल मोशन करा रहे हैं या फ्रीली ड्रॉप करा रहे हैं, तो बॉडी की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसकी फाइनल वेलोसिटी किस में लेंगे? प्लस में कि माइनस? वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, जब पार्टिकल जब यहां पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है? नीचे है, तो हमेशा किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तो माइनस g में लेना ही लेना है। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? नीचे की तरफ। देखो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? नीचे की तरफ। तो ये h मैक्स भी किस में लेने वाले हैं? h मैक्स भी हम लेंगे नेगेटिव में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अभी हम h मैक्स का सिर्फ और सिर्फ क्या लेने वाले हैं? मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं लीजिएगा। तो लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, तो न्यूमेरिकल में आप इस बात का ध्यान रखिएगा, h मैक्स को हम माइनस में लेंगे, a को माइनस g में लेंगे, और v किस में होगा? माइनस, क्योंकि मोशन कहां हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। मोशन कहां हो रहा है? अब नीचे की तरफ हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, इस बार रेफरेंस पॉइंट आपके सामने देखिए, ये है। इस बार आपका रेफरेंस पॉइंट ये है। इस बार आपका रेफरेंस पॉइंट आपके सामने ये है रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट से नीचे किसी बॉडी का मोशन हो रहा है, इसलिए हमने v और h को माइनस में लिया। a तो हमेशा माइनस में लेना ही लेना है। तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखना चाहते हैं बॉडी यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में बॉडी ने कितना टाइम लिया है, जिसे हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो आप टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। इसे क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट। इसको हम टीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फर्स्ट काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन यूज करिए, v is equals to u plus at यूज करेंगे। अब यहाँ पे v कितना है? अपने को पता है, कितना है? माइनस v है ना, तो माइनस v ले लेना। u तो 0 होगा, क्योंकि इनिशियली इसको किससे फेंका जा रहा है? फ्री फॉल मोशन कराया जा रहा है, तो u 0 होगा। और a हमेशा कितना होता है? माइनस g होता है। और t क्या होंगे? td ले लेंगे, क्योंकि अब टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से टाइम ऑफ डिसेंट बराबर क्या आ जाएगा? v अपॉन g आ जाएगा।
v अपॉन g आ जाएगा। बोलो क्लियर है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, बॉडी को जिस स्पीड से फेंका जाता है, बॉडी को मान लीजिए आपने बॉडी को किसी स्पीड से फेंका, जिस स्पीड से बॉडी को फेंकोगे बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया। होप सो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब देखिए, अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप v निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू हो जाएगा टी डी जी। बोलिए, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी टी डी इंटू जी। और वहां से आपको निकाल ली थी बॉडी की इनिशियल स्पीड। आपने जब बॉडी का वर्टिकल मोशन करा रहे थे तो बॉडी की इनिशियल स्पीड आप क्या निकाल लेते, टाइम ऑफ एसेंट मल्टीप्लाई बाय जी निकाल लेते। और यहाँ पे आप निकाल रहे हैं v इज इक्वल टू टी डी जी। और आपको ये पता है, मैंने आपको बताया है, जब मान लीजिए किसी बॉडी को आप यहाँ से ऐसे फेंक रहे हैं u स्पीड से, जब बॉडी ऐसे जाएगी, जाते 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 जब बॉडी यहाँ पे वापस आएगी, इसकी स्पीड अगर v होगी, दोनों की स्पीड आपस में बराबर होगी। जिस स्पीड से इसको फेंकोगे, जैसे ही अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगी उसकी स्पीड वही होगी, मतलब स्पीड आपस में बराबर होगी। तो u बराबर v कर दो, तो टाइम ऑफ एसेंट इनटू ग्रेविटी, टाइम ऑफ एसेंट इनटू ग्रेविटी बराबर टाइम ऑफ डिसेंट इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी कट गया, मतलब टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट आ गया। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट बराबर क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो देखो लिख लो, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा, नीचे आने में लगेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपस में बराबर होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जब आपको पता है u बराबर v है और टाइम ऑफ एसेंट आपने निकाला था, टाइम ऑफ एसेंट बराबर कितना आया था, u अपॉन g आया था। तो टाइम ऑफ डिसेंट बराबर कितना होगा, v अपॉन, देखो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आया था, टाइम ऑफ डिसेंट आया था v अपॉन g, और v बराबर होता है u। तो ये भी आप कर सकते हैं u अपॉन g। तो टाइम ऑफ एसेंट भी u अपॉन g होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी u अपॉन g होगा। आप इसको चाहे तो v अपॉन g भी कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी बॉडी को हम फेंकते हैं u स्पीड से, तो जब बॉडी घूमकर वापस अर्थ सरफेस पे आती है तो इसकी स्पीड उतनी ही रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं होती, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ बच्चे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में सेम होगा, बट वेलोसिटी वेक्टर कभी सेम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी अब चेंज सेम नहीं रहेगी, ठीक है ना, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। वही चीज मैंने लिखी है, u बराबर v। तो टाइम ऑफ एसेंट बराबर u अपॉन g और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर u अपॉन g। अच्छा, किसी बॉडी के पूरे मोशन में, मतलब यहां से फेंका गया, बॉडी ऊपर गई, ऊपर जाकर बॉडी दोबारा ग्राउंड पे वापस आ गई, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट मोशन, कंप्लीट वर्टिकल मोशन। तो कंप्लीट वर्टिकल मोशन में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अ टाइम टेकन बाय द बॉडी इन अ कंप्लीट वर्टिकल मोशन, अ टाइम टेकन बाय बॉडी in complete vertical motion is called time of flight। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, होगा कि नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपसे निकालने को पूछ ले तो निकाल लो। टाइम ऑफ एसेंट पता है, टाइम ऑफ डिसेंट पता है, दोनों को जोड़ दो। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा u अपॉन g प्लस u अपॉन g। तो ये कितना हो जाएगा, 2u अपॉन g हो जाएगा। तो ये आपको क्या निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, निकल गया इन वर्टिकल मोशन में। पूरे कंप्लीट वर्टिकल मोशन में कितना टाइम लगा है तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u अपॉन g, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में आपने क्या क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ डिसेंट निकाला, जो इत्तेफाक की बात थी कि टाइम ऑफ एसेंट के बराबर आ गई। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आएगा, v बाई जी। और आपको पता है जितनी v होगा उतना u होगा, मतलब जितना यहाँ पे स्पीड होगी उतनी ही जब बॉडी को फेंका गया होगा, जिस स्पीड से फेंका हो गया वही स्पीड होगी। तो u और v आपस में बराबर होगा। जाहिर सी बात यार,
बॉडी को अगर मान लो यहाँ पे किसी स्पीड से फेंका गया है, मान लो यू स्पीड से फेंका गया है, तो बॉडी घूम कर ऊपर जाएगी, तब नीचे वापस आएगी, तो जिस स्पीड से फेंका जाएगा वो वही स्पीड होगी, ये दोनों स्पीड आपस में बराबर होगी। क्लियर है? तो वही चीज बताई जा रही है, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ असेंट आपने निकाल ली। होप सो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और एक फॉर्मूला और एक चीज मैं आपको और बता दूं, सबसे बेहतर चीज बता दूं, जो फॉर्मूले आपने वर्टिकली अपवर्ड मोशन में निकाले हैं ना, वही फॉर्मूले वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में ही होंगे। सेम फॉर्मूला होगा, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं, मेरी बात मानिए, कोई भी अंतर नहीं है। मैं करके दिखा देता हूं, पहले फटाफट इसको कॉपी करिए। अब हम निकालने वाले हैं, बताइए इस स्पीड को अगर हम निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ हाइट के टर्म्स में निकालना चाहें या टाइम ऑफ डिसेंट के टर्म्स में निकालना चाहें। टाइम ऑफ डिसेंट के टर्म्स में तो आप स्पीड निकाल ही सकते हो, देखो v बराबर TDA, v बराबर TDA। लेकिन अगर आप स्पीड को h max के टर्म्स में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो वही मोशन है, मान लीजिए आपका किसी बॉडी को यहाँ से ऐसे फेंका जा रहा है, इनिशियली u बराबर 0 मतलब फ्री फॉल मोशन कराया जा रहा है, और बॉडी धीरे 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 घूमकर कहाँ पे आ गई, यहाँ पे वापस इसकी स्पीड कितनी है v, और इसकी हाइट कितनी है, h max की हाइट है। कितना समय लग रहा है, टाइम ऑफ डिसेंट लग रहा है, और टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर है, u अपॉन g के बराबर है, या कह सकते हैं v अपॉन g के बराबर है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो ये v है, इस बात का ध्यान रखना, ये v है, ठीक है ना, v। और ये कौन सी स्पीड है, ये वाली स्पीड नहीं है, देखो गलती मत करना, ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं करना, या v अपॉन g लेके चलो, ठीक है ना, यहाँ पे u मत रख देना, पता चले फिर u रख दोगे तो टाइम ऑफ डिसेंट 0 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब हम देखना चाहते हैं कि स्पीड h max के टर्म्स में क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए v किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, u तो हमारे हमेशा 0 है, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, इसलिए हमें फाइनल वेलोसिटी माइनस मिली है। और एक्सेलरेशन तो हमेशा किस में होता है, माइनस g में, और h max किस में होगा, माइनस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां पे तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्योंकि वर्टिकल मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है, तो टाइम को हम टाइम ऑफ डिसेंट में चेंज करेंगे, और s को चेंज करेंगे माइनस h max में, इज इक्वल्स टू u टाइम ऑफ डिसेंट माइनस 1/2 g टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। u कितना है यहाँ पे 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये हो गया माइनस h max इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 g TD का स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल गया h max इज इक्वल्स टू 1/2 g TD का स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला मिला था आपको टाइम ऑफ उसमें वर्टिकल अपवर्ड मोशन में, देखिए h max का ये फॉर्मूला मिला था 1/2 g TD का स्क्वायर। वहां पे TA का स्क्वायर मिला था, यहाँ पे TD का स्क्वायर मिला है, और TA और TD आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो फॉर्मूला टाइम ऑफ असेंट मिलता है, वही फॉर्मूला टाइम ऑफ डिसेंट में भी मिलता है, ठीक है ना। अब हमको पता है कि टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है u अपॉन g, कितना होता है, u अपॉन g होता है, या आपने इससे पहले क्या निकाला था, v अपॉन g निकाला, तो आप इसको v अपॉन g भी बोल सकते हैं। ये कौन सी स्पीड है, जब किसी बॉडी को जिस स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ये वो वाली स्पीड है। ये कौन सी स्पीड है, बॉडी जब घूमकर अर्थ के सरफेस पे वापस आएगी, तो अर्थ के सरफेस पे वापस आने से 1 सेकंड पहले बॉडी की स्पीड कितनी है, v, ये वो वाली स्पीड है। और इत्तेफाक की बात होती है कि दोनों स्पीड आपस में बराबर होती है, मतलब जिस स्पीड से किसी बॉडी को फेंकते हैं और जिस स्पीड से बॉडी अर्थ के सरफेस पे गिरती है, दोनों स्पीड आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अब TD बराबर आपका u अपॉन g है, उठा के पुट कर दीजिए, तो h max बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 g TD बराबर हो जाएगा u अपॉन g का होल स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/2 u स्क्वायर बाय g हो जाएगा, बस हो गया। u बराबर हो जाएगा 2h h max अंडर रूट के अंदर, देखो वही फॉर्मूला आ गया। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये तो v के बराबर है, ये किसके बराबर है, v के बराबर है। तो चाहे v बराबर u बराबर अंडर रूट 2g h max कर सकते हैं, तो चाहे v हो चाहे u हो, आप h max निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी को इनिशियल किस स्पीड से फेंका गया है, मान लीजिए 0 की स्पीड से, तो बॉडी की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, तो यहाँ से इनिशियल स्पीड को आप u डैश ले लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप ना कि सर आप कभी कभी u बोल रहे हैं, फिर आप u डैश को 0 कर रहे हैं, तो ये u डैश कौन सा, जब किसी बॉडी को हमने फ्रीली छोड़ा है, और ये u कौन सी स्पीड है, जब बॉडी को हमने पहले, बॉडी को हम यहाँ से फेंकेंगे u स्पीड से, ये वाली स्पीड है, बॉडी ऐसी गई ऐसी गई ऐसी गई, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर बॉडी गिरना स्टार्ट कर रही है, इसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। तो ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड आपस में बराबर होगी, इसलिए मैंने u बराबर v किया है, क्लियर है। तो जो फॉर्मूले टाइम ऑफ असेंट में निकलते हैं, वही फॉर्मूले टाइम ऑफ डिसेंट में भी निकलता है। उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। तो ये था आपका वर्टिकली अपवर्ड मोशन और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, क्लियर है, समझ में आ गया। बस साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना कि a हमेशा माइनस g में लेना, बॉडी का मोशन नीचे की तरफ होगा तो h को माइनस में ले लेना, v को माइनस में ले लेना, u को माइनस में ले लेना, बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ होगा, h max को प्लस ले लेना, v को प्लस ले लेना, u को प्लस ले लेना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे वर्टिकली अपवर्ड मोशन, जब किसी बॉडी को किसी
मीनार की या किसी बिल्डिंग की हाइट से किसी बॉडी को फेंकते हैं, ठीक है ना, तब देखते हैं हम लोग सिचुएशन किस तरह से सॉल्व करेंगे, बने रहिए। चलिए बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें। मान लीजिए ग्राउंड फ्रेम से किसी बॉडी को हमने यू स्पीड से फेंका, किसी स्पीड से फेंका, बॉडी ऊपर की तरफ गई 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 और फिर वापस घूमकर बॉडी बॉडी कहाँ पे आ गई, नीचे की तरफ आ गई। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो मान लीजिए इसको यू स्पीड से फेंका गया और जैसी अर्थ की सरफेस पहुंची, इसकी स्पीड कितनी है, वी, और दोनों स्पीड आपस में बराबर है। बेटा याद रखिएगा, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ये लाइन है। बॉडी मान लीजिए कुछ देर के बाद, टी समय के बाद अगर बॉडी यहाँ पहुंच रही है, ये वाली बॉडी यहाँ पहुंच रही है, और इसकी स्पीड की डायरेक्शन क्या है, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू डैश, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, यू डैश। घूम के जब बॉडी यहाँ पर वापस आएगी ना, इस पॉइंट पर वापस आएगी, और उस समय वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। और मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी डैश, तो ये यू डैश और वी डैश वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, याद रखिएगा, यू डैश बराबर वी डैश होगा। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेगी, मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड है, मान लेते हैं लेट इट बी यू नॉट, कितनी यू नॉट। जब घूमकर पार्टिकल यहाँ पर वापस आएगा और इसकी स्पीड यहाँ पे मान लीजिए कितनी है, वी नॉट, तो ये यू नॉट और वी नॉट आपस में बराबर होगा। इसका मतलब समझते हैं क्या, इसका मतलब है कि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर पार्टिकल की स्पीड आपस में बराबर होगी। मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पर आ गया, जिस स्पीड से, मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड थी यू नॉट, घूमकर जब वापस इस पॉइंट पर वापस आएगा ना, तो इसकी स्पीड वी नॉट अगर होगी, तो ये यू नॉट और वी नॉट आपस में बराबर होगी। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पहुंचा, इसकी स्पीड यहाँ पे थी यू डैश, और जैसे ही घूम के पार्टिकल यहाँ पे आएगा, इसकी स्पीड मान लीजिए वी डैश हो गई, तो ये यू डैश वी डैश आपस में बराबर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइन पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्योंकि अलग अलग होती है, इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं होती, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्लियर है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और पार्टिकल जैसे अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाती है, यहाँ पे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पार्टिकल की अब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देगी और पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी विद द इंक्रीजिंग स्पीड से। तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाती है, तब इसकी स्पीड डिक्रीज होती है, पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते कितनी हो जाती है, जीरो। और जब पार्टिकल नीचे गिरना स्टार्ट करती है, तो उस समय इसकी स्पीड क्या हो जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है, और धीरे धीरे इंक्रीज करते करते कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। तो मान लो पहले 25 मीटर पर सेकंड थी, तो 25 मीटर पर सेकंड से मान लो 20, 15, 10, 5, 1, 0 मीटर पर सेकंड, फिर 0 से 5, 10, 15, 20, 25 मीटर पर सेकंड। तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करती है और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कि मान लीजिए आपके पास कोई भी, मान लीजिए आपके पास कोई एक बिल्डिंग है, h हाइट की एक बिल्डिंग है, और यहां से किसी बॉल को हमने ऐसे की तरफ ऐसे फेंका, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो कितना टाइम लेगी, है ना, कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी, या कह सकते हैं इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये सारी चीजें हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बस परेशान मत होइए, करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग अब डील करने वाले हैं, बने रहिएगा बस। चलिए बेटा देखिए, मान लेते हैं ये बहुत अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं वो बिल्डिंग है लेट इट बी h हाइट की है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्राउंड है और ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है ना, और इस बिल्डिंग को मान लेते हैं लेट इट बी h हाइट की बिल्डिंग है, और यहाँ से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है u स्पीड से, और बॉल ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, दोबारा बॉल कहाँ गिर जाएगी, अर्थ के सरफेस पे आकर बॉल गिर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और जैसे अर्थ की सरफेस गिरेगी, इसकी स्पीड मान लेते हैं कितनी है, v है, और यहाँ पे हमने बॉल को u स्पीड से फेंका है। तो बॉल मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगी, मान लेते हैं यहाँ तक बॉल मैक्सिमम हाइट कवर कर रही है h मैक्स, कितनी हाइट कवर कर रही है, h मैक्स का हाइट कवर कर रही है। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये हाइट मान लेते हैं स्मॉल h की हाइट है, ये क्या मान लेते हैं, स्मॉल h की हाइट है। तो अब बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी इस बिल्डिंग की हाइट h प्लस ये वाली हाइट स्मॉल h, तो यही तो h मैक्स होगी। अच्छा, ये स्मॉल h तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्पीड के टर्म्स में हम लोगों ने निकाला था, अगर आपको याद हो तो। ये h तो बिल्डिंग की हाइट थी और स्मॉल h हमने निकाला तो u स्क्वायर अपॉन 2g, याद आ रहा है क्या, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखिए ये निकल गई आपकी h मैक्स, क्या निकल गया, h मैक्स निकल गया। कितनी आसानी से आपने h मैक्स भी निकाल लिया,
क्लियर है, आसान है। चलो यू स्पीड से इसको फेंक रहे हैं हम आपको, उसको मान लीजिए फाइनल स्पीड अगर आपसे पूछी जाए तो फाइनल स्पीड भी आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अब बात आती है सर कैसे निकालेंगे, बने रहिए बस। देखिए जब आपको मान लीजिए अगर आपसे पूछी जाए बताइए फाइनल स्पीड, आपसे पूछी जाए फाइनल स्पीड क्या होगी, तो फाइनल स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यूज करिएगा। यूज काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, और काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा u आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, बोलो है कि नहीं। v तो आपको फाइंड आउट करना ही है और आप देखिएगा v आपका किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। दूसरी बात h आप किस में लेंगे, h आप लेंगे नेगेटिव में क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है, वो भी किस में लेंगे, माइनस में। बोलो क्लियर, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपको फाइनल स्पीड पूछे तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बात आती है एक्सेलरेशन, तो ये तो हमेशा माइनस g में रहेगा। अब s आपका कन्वर्ट हो जाएगा h में, वो भी किस में लेंगे, माइनस h लेंगे क्योंकि ये है आपका इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है इन दोनों के बीच की चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहां है, नीचे की तरफ ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे क्या होगी, माइनस, क्योंकि इनिशियल से फाइनल यही तो है ना मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ रही, जैसे मान लीजिए आपकी ये है एज अ ओरिजिन, ठीक है ना, यहां से पार्टिकल चल रहा है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। पार्टिकल घूमकर मान लीजिए ऐसे वापस आ रहा है, तो ये जब पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा फिर घूमकर जब वापस यहां पे आएगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हो गई इनिशियल पोजीशन और ये हो गई फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना यार। इसको पूरे से तो हमें लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इनिशियल टू फाइनल, डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ, इसलिए हमने माइनस एच लिया। तो बस आपको v स्क्वायर निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर u आपको पता होगा, यहाँ पे u आपको यहाँ पे पता होगा, तो u आप यहाँ पे अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे u निकाल लीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा माइनस u का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, अब बात आती है प्लस लगाएंगे, 2 एक्सेलरेशन किस में लेंगे, माइनस g में लेंगे और h किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो गया u स्क्वायर प्लस 2gh। बोलिए जी, तो बस आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। आप u पता होगा, उठा के पुट करना, g पता होगा, h पता होगा, सब आराम से आप पुट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f मतलब v, फाइनल स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आप काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। अब बात आते हैं कि पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन होल जर्नी, पार्टिकल को पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा हमें ये देखना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल, पार्टिकल या बॉडी इन होल जर्नी, इन होल जर्नी, पूरे जर्नी में पार्टिकल को कितना टाइम लगा। तो यहां से लेकर यहां तक के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टोटल टाइम मान लेते हैं t, और ये टोटल टाइम किसके बराबर होगा, एक तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम और यहां से लेकर यहां तक का टाइम। मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक के टाइम को बोलते हैं t नॉट, और यहां से लेकर यहां तक के टाइम को मान लेते हैं t डैश। तो t नॉट प्लस t डैश इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पार्टिकल को जब यहां से फेंकना स्टार्ट किया गया और पार्टिकल जैसे ही अर्थ के सरफेस वापस आ रहा है तो पूरे जर्नी में कितना समय लगा। तो यहां से लेकर यहां तक में तो आप इतना टाइम तो निकाल सकते हैं, इस टाइम को क्या बोलते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे ना। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता था, आप जानते हैं 2u/g के बराबर होता है। प्लस अब आपको निकालना है ये t डैश निकालना है, और ये t डैश निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। एक बात बताइए, जब पार्टिकल को u स्पीड से ऐसे फेंका गया तो पार्टिकल की यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो पार्टिकल की यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, u होगी, और फाइनल स्पीड कितनी है v, टाइम लग रहा है t डैश। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बस फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ पे v कितना होगा, v ही लेंगे, इज इक्वल टू, अब v किस में लेंगे, माइनस में कि प्लस में, माइनस में लेंगे तो माइनस लगा दो। u किस में लेंगे, माइनस में लगा दो। g तो माइनस में होता है, ये हो गया g, और t किस में हो जाएगा, t डैश, तो उसको कर दो t डैश, इसको आप किस में कर दीजिए, t डैश कर दीजिए। बोलिए है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो ये t डैश यहां से लेकर यहां तक समय है t डैश, तो इसको आप किस में ले लीजिए, t डैश में ले लीजिए, t डैश ले लीजिए। अब यहां से t डैश निकालना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, माइनस कॉमन ले लेना, तो v इज इक्वल टू u प्लस g t डैश हो जाएगा, और t डैश बराबर हो जाएगा v माइनस u डिवाइडेड बाय g। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, t डैश निकाल लेंगे, जो t डैश निकलेगा उठा के यहां पे पुट कर देना v माइनस u अपॉन g। बोलो है कि नहीं, बस अब आप सिंपलीफाई कर लो भैया,
2u अपॉन, देखो यहां से क्या करेंगे, यहां से g को हम ले लेंगे एलसीएम, g को ले लेंगे एलसीएम, ऊपर बचेगा 2u प्लस v माइनस u। अब 2u में से u माइनस हो जाएगा तो बचेगा v प्लस u डिवाइडेड बाय g। दिस इज व्हाट द टोटल टाइम टेकन। ये मिल गया आपके पास टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन होल जर्नी। पूरे जर्नी में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, कैसे निकाला समझ में आया? देखो पहले यहां से लेकर यहां तक के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट टी नॉट, और टी नॉट को आप जानते हैं टी नॉट बराबर होता है 2u अपॉन g, आपने निकाला है। फिर यहां से लेकर यहां तक के टाइम को बोलते हैं टी डैश, हम टी डैश निकाल सकते हैं जब पार्टिकल को u स्पीड से फेंकते हैं, और जब पार्टिकल इस पॉइंट पर, इस हॉरिजॉन्टल पे जब पार्टिकल वापस आता है तो इसकी स्पीड कितनी होगी u, और यहाँ पर इसकी स्पीड है v। तो फॉर्मूला v बराबर u प्लस at में, तो v को रखेंगे माइनस में, u को रखेंगे माइनस में, a को रखेंगे माइनस g में, और t किसके बराबर हो जाएगा t डैश, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक के समय कितना लग रहा है, t डैश लग रहा है, इसलिए t डैश ले लेंगे। यहां से हम t डैश निकालेंगे, v माइनस u अपॉन g उठा के यहां पुट कर देंगे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर v प्लस u अपॉन g आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये कितना आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे अगर कह दिया जाए पार्टिकल की इनिशियल स्पीड ये है, पार्टिकल की फाइनल स्पीड ये है, बताइए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो v प्लस u अपॉन g करके पार्टिकल की टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल, पार्टिकल की टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा पूरी जर्नी में, पार्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल। तो चलिए अब हम लोग निकालने वाले हैं टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन होल जर्नी, पूरे जर्नी में पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बहुत आसान है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है h, दोबारा वापस आएंगे h, और h कितना हो गया 2h हो गया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल H, बोलो है कि नहीं। अच्छा h बराबर आपको पता है, h बराबर आप यहां से इसकी हाइट जानते हैं और आप निकाल चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था h मैक्स बराबर होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g होता है कि नहीं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा u स्क्वायर अपॉन g प्लस h। दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन होल जर्नी। ये क्या निकल गया आपका, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन होल जर्नी। अब बताइए, ये तो निकल गया टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन होल जर्नी। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अरे इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इसी को तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है h, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट h होगा, जितनी बिल्डिंग की हाइट होगी वही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो इस तरह के सिचुएशन में, और ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में बहुत ढेर सारे इस तरह के क्वेश्चन होंगे। जब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको हम और बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल करके बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो आपने मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल मोशन में 3 केस पढ़ा, जब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकते हैं, फिर बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकते हैं, फिर बॉडी को किसी बिल्डिंग की हाइट से अगर हम ऊपर की तरफ फेंकें तो इस तरह से हम मोशन को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्या हमेशा ऐसा होता है कि जब बॉडी को किसी हम हाइट से फेंकते हैं तो यू हमेशा 0 लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि यू हमेशा 0 लेंगे, नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपसे ऐसे क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए कि एक बॉल है, इस बॉल को हमने u स्पीड से फेंका, ऐसे फेंक रहे हैं u स्पीड से, इस बार u बराबर 0 नहीं है, किसी पार्टिकल को u स्पीड से फेंका तो बॉडी ऐसे ऐसे आएगी और इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी भी, कुछ टाइम लगेगा जिसे हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, वो हम आराम से निकाल लेंगे। कुछ ना कुछ हाइट हमें पता होगी, वो हम हाइट निकाल लेंगे। तो हमें एक्सेलरेशन पता ही है, -g होता ही है, तो यहाँ से हमें u v g हम सब कुछ निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे इस बार हमारा u 0 नहीं होगा, u की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। मान लीजिए u की वैल्यू बोल दिया गया, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी बॉडी को फेंका गया, जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मान लीजिए बढ़ते बढ़ते इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड हो गई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मान लेते हैं -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। आपसे पूछा जाए टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, तो बस कुछ मत करना, v = u + at वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। v किस में होगा, माइनस में, तो माइनस में रखना -50, u किस में होगा माइनस में, क्योंकि नीचे की तरफ है -20, g हमेशा माइनस में होता ही है, और g की वैल्यू है कितनी इस टाइम 10 × टाइम ऑफ डिसेंट। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन अगर कैंसिल कर देंगे तो 50 हो जाएगा, = 20 + 10 td, 20 इधर लेकर आएंगे 30 = 10 td, और td बराबर कितना हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब टाइम ऑफ डिसेंट कितना लगेगा, 3 सेकंड का टाइम ऑफ डिसेंट लगेगा।
एक बार टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, उसके बाद हाइट तो बहुत आसानी से निकल आएगी। हाइट निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? हाइट निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा सेकंड इक्वेशन यूज मत करिएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन यूज करिए। तो थर्ड इक्वेशन क्या है आपका? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही तो यूज करते हैं ना मेरे भाई। अब देखिए, अब हमें निकालना है कितनी हाइट है, मतलब कितनी हाइट से इस बॉडी को फेंका जा रहा है। तो ठीक है, v आपके पास है 50, माइनस 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। u है माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे करेंगे माइनस करेंगे 2, g कितना लेंगे? माइनस 10। बोलिए, है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे? हाइट निकाल लेंगे। तो बस चलो कर लो फटाफट से। ये हो जाएगा 2500, अच्छा 2500 हो जाएगा ना, 50 25, हाँ 2500 हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? हाँ ठीक किया है, कुछ गलत नहीं है। 25, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 20 टाइम्स ऑफ h। तो यहाँ पे 20h बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 400 माइनस 2500 आ जाएगा, और 400 में से 2500 माइनस करेंगे आ जाएगा 2100, वो भी माइनस के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे h बराबर आ जाएगा माइनस 2100 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे माइनस हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा? 105 मीटर। कितना आ जाएगा? माइनस 105 मीटर। देखिए माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो ये हाइट कितनी होगी? 105 मीटर की हाइट होगी। हाइट कितनी है? 105 मीटर की हाइट है। और माइनस साइन हम लोग किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, इस वजह से वो माइनस में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखो इसमें तुमने टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, और क्या निकालना है? बस क्लियर है। तो यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी का ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, और फ्री फॉल मोशन में पहले हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्री फॉल मोशन में ही देखेंगे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है, आपके काम का वीडियो है, तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।